Today, fun short poetry class 10th. Hope you are going to understand all your poems prescribed in your syllabus. So, without wasting much time, let's begin with the first one, which is Dust of Snow by Robert Frost. Right? Dust of Snow. Now, dust refers to धूल मिट्टी and snow everybody becomes happy of. So dust and snow, since they have different characteristics, so there is oxymoron in the title itself, figure of speech. Robert Frost की ये poem है which tells about the basic theme of this poem is it tells about that sometimes simple things create a big impression in life. ठीक है, ये इसकी बेसिक थीम है. तो वो कहता है कि द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो जिस तरीके से वो एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है कि पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री. हेमलॉक जो है वो पॉइजनस प्लांट है और इट्स जूस इज यूज्ड फॉर एज एन यू कैन से ड्रग. ओके, एज ए ड्रग यूज किया जाता है. तो कहता है कि जिस तरीके से एक क्रो ने वो पेड़ के नीचे था, उस पर बर्फ जमी हुई थी. नाउ डेज इट्स स्नोइंग एवरीवेयर इन मनाली, नैनीताल, मसूरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, एवरीवेयर, एवरी प्लेस, एवरी नूक एंड कॉर्नर इज लैडन विद स्नो. बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछी हुई है. इट्स सो ब्यूटीफुल बट एट द सेम टाइम इट इज़ डेंजरस. तो सारे पेड़ भी ढक जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं. तो यहाँ भी सेम सिचुएशन थी कि सभी पेड़ बिल्कुल वाइट दिख रहे थे. दे वर ऑल लुकिंग एब्सोल्युटली वाइट एंड द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर दिस ट्री हेमलॉक. और द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी. तो कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में इस तरह से आती हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन होता है. जैसे समटाइम्स किसी की कही हुई बात चुभ जाती है. ठीक है, किसी बच्चे ने कोई बात कह दी. समटाइम्स a child has said which makes a person to introspect, which makes a person to think a lot. बहुत सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अरे ये तो मैं गलत था. I was doing this thing in the wrong way. I should not have done. ठीक है, तो कोई इंसिडेंट सडनली चेंज कर देता है. सपोज आप कोई गलत काम करते रहे हैं और सडनली आपको कोई एक ऐसा जोल्ट मिल जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, जिससे आपको लाइफ में सुधरने का मौका मिल जाए. सो हम जो ये स्नो है, क्रो के बैठने से, उसके जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, जो बर्फ गिरती है, वो क्या कहता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था. आई वॉज इन एन अनहैप्पी मूड एंड सडनली द फॉलिंग ऑफ द स्नो हैज़ चेंज माई मूड टोटली. मेरे मूड को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है. इसमें सेव्ड सम में एलिट्रेशन है बिकॉज द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम लेटर एस. एस से शुरू हो रहे हैं. सो देयर इज एलिट्रेशन हियर व्हेन द वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर इन कंटिन्यूएशन, स्पेशली कॉन्सोनेंट्स. तो उसमें क्या होता है, पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन होती है. तो पोएटिक डिवाइसेस भी याद रखिएगा. तो क्या कहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. तो मुझे रिग्रेट हो रही थी. रूड मीन्स रिग्रेट. तो मैं सुबह से रिग्रेट कर रहा था, अफसोस कर रहा था, आज कैसा दिन है, बेकार सा दिन है. और सडनली किसी बच्चे की स्माइल, कोई इंसिडेंट, किसी ने आकर अचानक से गिफ्ट दे दिया, चॉकलेट खिला दी. सुबह से बैठे हुए थे घर पे, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, बीमार हैं, फील कर रहे थे. सडनली ए फ्रेंड केम टू सी मी एंड वी टॉक्ड अबाउट द ओल्ड मेमोरीज. पुरानी बातें हमने याद की और अचानक से मूड अच्छा हो गया. तो ये जो क्रो है, क्रो इज जस्ट लाइक ए मैसेंजर, गुड मैसेंजर. नॉट, ठीक है, गुड मैसेंजर, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा पर्सन यहाँ पर. ठीक है, तो क्रो पर्सोनिफाइड भी है कि क्रो ने हिला दिया. ठीक है, क्रो को पर्सन की तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और उसने एक बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंज लाया मेरे दिन में. सो द मेन थीम इज दैट द
sometimes certain circumstances play a big role in our lives. Hope you understood. Now, followed by a few important questions, right, which you need to prepare. Moving towards the second poem. Second is fire and ice. Fire and ice are opposite to each other, so there is oxymoron. ठीक है, ये oxymoron है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है. तो फायर इज डिजायर यानी कि ग्रीड, ठीक है, जो लोग लालची हो जाते हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फायर. एंड आइस रिफर्स टू हेट्रेड, जो आजकल समाज में बहुत ज़्यादा नाउडेज इन सोसाइटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन सी पीपल आर स्प्रेडिंग हेट्रेड, दे आर disliking each other's religion. I don't know why. So the poem begins with the note, some say the world will end in fire, some say in ice. So some say both the words begin with the letter S, so there is alliteration. ठीक है, इसमें alliteration है, जैसा कि बताया है कि जब वर्ड्स सेम लेटर से रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के स्पेशल केसेस में alliteration होता है. ठीक है, तो some say the world will end in fire, some say in ice. तो पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं ग्रीड जो है रिस्पॉन्सिबल होगी वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं हेट्रेड. दोनों ही. ग्रीड की वजह से आप देखिए पहाड़ कटते चले जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द कॉर्पोरेट विच इज रनिंग द वर्ल्ड. ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में आ गई है. हर जगह कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कहीं पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, रोड चौड़ी की जा रही है. क्यों? ग्रीड है. नेशंस को ग्रीड है पैसा कमाने की. इनकॉर्पोरेट हाउसेस जंगल काट रहे हैं. झारखंड में आंदोलन चल रहा था पेड़ बचाने के लिए, द ओल्डेस्ट वन, होप यू रिमेंबर, जो भगुना जी ने शुरू किया था, चिपको मूवमेंट. तो ये क्यों था? इट इज टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू हार्म अस, जो कहीं ना कहीं से हमको ही नुकसान पहुंचाने वाला है. ठीक है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर एंड होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो फेवर फायर में फिर से एलिट्रेशन है. तो कहता है मैंने देखा है कि लालच बुरी बला है. ग्रीड इज डिजायर और एक्सेसिव डिजायर और ग्रीड इज नॉट गुड एंड इट इज ऑलवेज हार्मफुल इन द लॉन्ग रन. मैंने पर्सनली ये फील किया है दैट वी शुड नॉट कंपेयर थिंग्स विद अदर्स. हमको कंपेरिजन्स नहीं करने चाहिए. वी शुड लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू अवर capabilities, according to our talents, right? और कहता है कि जो लोग फायर को फेवर करते हैं, मैं उनके साथ फेवर करता हूँ कि ग्रीड इटसेल्फ सफिशिएंट है, और ग्रीड की ही वजह से हेट्रेड होती है. When people become greedy, they start politicizing, they start creating a very bad atmosphere in the society just to remain in power. जैसे गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, what is going on in Israel and Palestine. The Israel government was supported by America. What is Donald Trump doing in Greenland? He is trying to take over that territory. उसकी वजह से क्या हुआ है, जो यूरोपियन कंट्रीज है यूनाइटेड हो गए, उन्होंने आर्मी भेज दी. So ये क्यों हो रहा है? Why is it happening? It is happening because there is greed involved. And उस greed की वजह से फिर क्या होगा? Hatred होगी. People will start hating each other. They create differences on the basis of caste, they create differences on the basis of religion पे differences create करने लगते हैं. तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? लोग लड़ते हैं. फायदा किसका होता है? जब लड़ते हैं, जब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके से एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो जब इलेक्शंस होते हैं तो उनके खिलाफ वोट करते हैं. ये भूल जाते हैं, they forget that these people are making fool of us. वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं. They are just making fool of us. समझे? तो कहता है कि अगर 2 बार इसको खत्म होना हो तो भी इतनी हेट है एक दूसरे के लिए. जैसे इजराइलीज हेट द पैलेस्टीनियंस, जैसे हिटलर जूस को हेट करता था, उस हेटरेट की वजह से उसने कितने लाखों जूस मरवा दिए. रवांडा में 1,50,000 लोगों की कब्र मिली. पूरा जेनोसाइड इट वाज डन. होल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज और अ सिटी वाज किल्ड only because there was hatred towards a community, towards a caste, towards people of certain religion. जो हिटलर ने किया, उनकी डायरी ऑफ ए यंग गर्ल आपने पढ़ी होगी, जहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो रहती थी.
if you would have read that how she lived in a very small compartment, a 16-year-old girl, and she had told about her experiences trying to save. Every day was dangerous. ठीक है, to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो कह रहे हैं दोनों ही सफिशिएंट हैं इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए. तो बेसिक थीम क्या है कि basic theme is greed and basic theme is hatred. These are the two evils which are plaguing the society everywhere. Whether you go to Afghanistan, whether you go to बांग्लादेश में भी यही हो रहा है. बांग्लादेश में भी क्योंकि इंडिया में हो रहा है इसलिए बांग्लादेश में भी हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर दूसरे रिलीजन के लोग टारगेट हो रहे हैं हेट्रेड फैलाने की वजह से. Muslims are being targeted and their Hindus are being targeted. Why they are being targeted? Because both the people are becoming senseless and they are not paying attention towards the fact that they are being used. उनको यूज किया जा रहा है. पॉलिटिशियंस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, उनको अकल नहीं है. तो वो क्या हो रहा है उसकी वजह से उनके साथ वो एक दूसरे से हेट कर रहे हैं और हेटरेट करने की वजह से अकल तो चली जाती है. जब आप किसी को हेट करते हैं तो आपकी अकल घास चढ़ने चली जाती है. जैसा कहा जाता है, सुना कभी, अकल कहाँ चली गई? घास चढ़ने चली गई. समझे बेटा जी? हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल पोएम prescribed in your syllabus and I hope you understood the meaning of this poem. One of the most beautiful poems. Now it will be followed up with a few questions, important questions. Let's proceed with the next poem. ठीक है, next poem की बात करते हैं. Poetry in one shot. Next is A Tiger in the Zoo. ठीक है, नेक्स्ट पोम है A Tiger in the Zoo. तो कभी आप जू गए? लेस्ली नॉरिस की पोम है. आप जू गए हैं तो जू ऑल्दो ये बहुत ही आयरनिकल सिचुएशन है दैट ऑल्दो जू इज मेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स बट इट इज एक्चुअली नॉट प्रोटेक्टिंग देम, इट इज इनकार्सरेटिंग देम, इट इज सेंडिंग देम टू प्रिजन. वो उनको प्रिजन में डाल रहा है. क्यों? क्योंकि एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहने चाहिए? वेयर दे शुड लिव इन फॉरेस्ट. सो अ जू इज restricting the freedom of an animal. तो यहाँ पर इस पोम में यही थॉट डिस्क्राइब किया गया है कि animals are kept in the zoo and their freedom is restricted by the human beings because human beings think that they are for show and people can go and enjoy them. But actually, if they live in the natural environment like the national forests or the sanctuaries which have been made, which have been reserved for protecting these animals, then only the animals can be benefited. Otherwise, it is always their loss. तो शुरुआत कैसे करते हैं कि एक टाइगर है, जैसे भी कोई भी बंगाल टाइगर, कोई भी टाइगर दे दीजिए, they have a stripped body, है ना. तो वो चुपचाप गुस्से में, पहले कोई पैराग्राफ में बताया कि वो गुस्से में टहल रहा है अपने केज में इधर से उधर, वेरी एंग्री. व्हाई? अ टाइगर हैज टू बी एंग्री. इट इज restricted, it is supposed to move and run and hunt in hundreds of acres of forest, and here in a small cage the tiger is moving and people, those who come to visit zoo, उनको परेशान करते हैं तो वो गुस्से में है. ठीक है, तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना. और पोएट कहती भी हैं कि उसको कहीं पर फॉरेस्ट में होना चाहिए था. सेकंड पैराग्राफ में किसी पॉन्ड के पास, लेक के पास, झरने के पास होना चाहिए था. ही शुड बी नियर अ वाटर होल, ही शुड बी हंटिंग वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर डियर मिलते हैं उसको हंट करने के लिए जानवर मिलते हैं. ऑब्वियसली द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ wildlife. The poem highlights the fact that animals, the wild animals, should be left to live freely. उनको फ्री रहने के लिए छोड़ा जाना चाहिए. ये हाईलाइट करती है पोम.
ठीक है, दिस इज द फैक्ट विच द पोम हाईलाइट्स। ठीक, फिर वो बताती हैं कि उसको जंगल के किनारे जो बस्तियां होती हैं वहां पर आना चाहिए। ये पॉइंट क्यों मेंशन कर रही हैं? वैसे तो उसको फॉरेस्ट में घूमना चाहिए। शी इज मेंशनिंग दिस पॉइंट बिकॉज नाउअडेज जंगल्स आर रिसीडिंग। द एक्सपैंड करने की वजह से क्या हो रहा है? रिसीड हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सिटीज फैल रही हैं, एक्सपैंडिंग, cities are expanding, the jungles, the forests are disappearing, the areas of forest is decreasing, and because of that the animal human conflict is happening. Many often in India only there is often a news, elephant entered the territory, a tiger entered the territory and killed a man, a child. This is happening very very frequently. तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जंगल के एज पे होना चाहिए और अपने दांत दिखाते हुए आगे बढ़ता है, टेरराइजिंग द विलेज, डराते हुए जाना चाहिए। लेकिन वो कहाँ है? कॉन्क्रीट सेल में लॉक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहती कॉन्क्रीट सेल, एलिट्रेशन, concrete and cell, both the words begin with the letter C. So when the words begin with the same consonant, same letter, then there is alliteration. तो behind bars में लेफ्ट लाइन में भी alliteration है, both the words begin with letter B. और वो स्टॉप कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, मतलब उसे जो आने वाले उनको देखने वाले उससे कोई मतलब नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। व्हाट ही ओनली वांट्स इज टू बी फ्री, व्हाट ही ओनली वांट्स इज टू गो आउट इन द वाइल्ड एंड एंजॉय। ठीक है, और फिर लास्ट में नाइट में वो अपनी किस्मत को रो रहा है। स्टेयरिंग द बॉय पेट्रोलिंग कार्स एंड विद ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट आईज क्यों यूज किया गया? आईज आर नॉट ब्रिलियंट, ट्रांसफर्ड एपिथेट है इसमें, but the eyes, he is a very very intelligent, he has, a tiger has a very good sense of sight and smell, and that's why the poet has used at the brilliant stars, in expectation, wishing to God when I will be able to come out of this. वो भी सोच रहा होगा कहाँ फंस गए यार। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या वो कभी यहाँ से बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो वो भी बहुत गुस्से में है। द टाइगर इज ऑल्सो वेरी वेरी एंग्री। वाई द टाइगर इज एंग्री? बिकॉज द टाइगर इज एंग्री, क्योंकि गुस्सा होने वाली बात ही है, उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, वो बंद करके रखा गया है। तो जब बंद करके रखा गया है तो टाइगर तो गुस्सा होगा ही, है ना। तो दिस वॉज द बेसिक थीम ऑफ द poem. Finally was the main theme that the wild animals should be left free, they should be allowed to live in forests, in sanctuaries, etc. They should not be kept in zoo. जो लोग कहते हैं कि इनको प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है वो गलत कहते हैं, इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। वाइल्ड एनिमल आप हैं, आपको जैसे कोविड टाइम में सभी लोग बंद हो गए थे घरों में, तो कितनी डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि दैट वाज नॉट आवर नेचुरल लाइफ। A human being is also expected to move outside the house, work, study, enjoy. So when all were restricted toward the house, कितनी गुस्सा हो रही थी, फैमिली मेंबर्स लड़ने लगे एक दूसरे से, the people were not happy with their lives. So similar is with the animals. Just imagine, हम तो कुछ समय के लिए, साल डेढ़ साल के लिए घरों में रहे, and what about the animals? They are permanently kept in zoo throughout their lives, so their life is totally changed. So गुस्सा नहीं आएगा? Obviously आएगा ना। So that was the theme of it. Follow it up with a few questions. Right. Now let's move towards the next poem. Next poem कौन सी है? Next poem है How to Tell Wild Animals. Right? तो देखते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में पोएट क्या बता रहा है। आज आपको सारी पोम्स हम पढ़ा देंगे फटाफट, ठीक है। और आपसे एडवाइस है कि जब ये इसको सुनिएगा तो अपनी बुक साथ में रख लीजिएगा, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोम्स बेटर। कैरोलिन वेल्स की ये ब्यूटीफुल पोम है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सी पोम है कि it just gives those children who do not have knowledge of identifying the animals, if they are going to a zoo or to a forest for the first time,
and they don't have knowledge about identifying the animals. So this title just describes about the identification of the wild animals. ठीक है, और कहाँ कौन सा जानवर मिलेगा, कौन से जंगल्स में मिलेगा, दिस पोम इज टॉकिंग अबाउट दैट. ये पोम उसको बता रही है. तो स्टार्ट विद यही इसकी बेसिक थीम है. दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पोम, दैट इट इज टेलिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. सो इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ शी टेल्स दैट कि अगर आप ईस्ट के जंगल्स में जाइए तो यू मे फाइंड अ लार्ज टॉनी बीस्ट, बड़ा सा दहाड़ता हुआ एक रोरिंग बीस्ट मिलेगा, भयंकर खतरनाक एनिमल. एंड वो कौन सा है, वो एशियन लायन है. ठीक है, दैट इज एन एशियन लायन. अगर आप वहां पर जाते हैं, जाने का मौका मिलता है बाय चांस. तो फर्स्ट पैराग्राफ में शी इज टॉकिंग अबाउट द एशियन लायन. In the second paragraph, she is talking about another wild beast, another animal which is a hunting animal जो black strips के साथ है with yellow ground, जैसे टाइगर जिसकी अभी हमने बात की थी. So she is talking about the tiger कि अगर वो आपको खा जाता है तो समझ लीजिएगा आप बंगाल टाइगर है. तो भाई खाने का मौका नहीं देना. Don't give the opportunity of eating you, because then you won't be able to do anything further. You won't be alive. हाँ, दे खाना, ठीक है, just see it. So that's the humor created by the poet by telling this, that if an animal eats you and it's a yellow black striped animal, then it's a Bengal tiger. ठीक है. और फिर कहती है कि अगर आपको टहलते हुए तीसरा बीस्ट मिले जिसके ऊपर स्पॉट्स हैं, तो वो क्या है, वो लेपर्ड है. लेपर्ड भी दो तरीके के होते हैं. देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेपर्ड. वन ऑफ देम शी इज मेंशन, वन इज अ स्पॉटेड लेपर्ड एंड अनदर वन इज अ डार्क ब्लैक कलर्ड लेपर्ड विच इज शोन इन द जंगल बुक. जंगल पात चली है, पता चला है, देखी है जंगल बुक, उसमें बघीरा था ना शायद, तो बघीरा वाज अ लेपर्ड, राइट. इफ आई एज फार एज आई रिमेंबर, बहुत साल पहले मैंने देखी थी जब एक्चुअल जंगल बुक आई थी, जब मैं छोटा था. When I was a small child, then I had seen this. तो उसमें जो बघीरा था, I think was a leopard. ठीक है. तो वो अगर आपके ऊपर कूद पड़ता है तो he has में alliteration है, because the words are repeated with the similar letter in the beginning. तो वो लेपर्ड है, आप जान जाइए. तो भैया कूदने मत देना अपने ऊपर, वरना तुमको खा जाएगा. Be very careful about these wild beasts. They are extremely powerful and one human being rarely can fight them. Exceptional cases हुए हैं जहाँ पर किसी ने अपनी जान बचा पाई है इनसे लड़कर अकेले. Otherwise it is extremely difficult. They are extremely powerful ना. ठीक है. तो फिर कहता है कि तुम रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, उससे वो अच्छा नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो तो फिर कूद के तुम्हें मार के खींच के पेड़ पे ले जाएगा. यू नो दैट लेपर्ड हैं और टाइगर्स हैं, दे कैन climb the trees, whereas a lion cannot climb the trees. That is the difference. That is the advantage that the tiger and the leopard has got over the lions. Lions are more powerful than tigers. That's why जब फेस ऑफ होता है तो ये लोग ज़्यादातर भाग जाते हैं, लड़ने की नहीं कोशिश करते हैं. बट टाइगर्स एडवांटेजेस होते हैं दैट दे कैन क्लाइंब ओवर द ट्रीज, सिमिलर विद लेपर्ड्स. फिर कहते हैं कि अगर आपको घूमते हुए फॉरेस्ट में अगर आपको एक और क्रीचर मिलता है जो आकर आपको हक कर लेता है, तो वो क्या है, वो बेयर है, भालू है. तो भालू, टेडी बेयर्स लोग घर में रखते हैं. दे हग इट, स्पेशली द गर्ल्स लव देम very much. बड़े टेडी बेयर्स घरों में रखते हैं and they squeal them. So that is a bear. Bear are referred to as also very ferocious. ये भी बहुत खतरनाक होते हैं. तो ये सब जितने भी wild animals हैं who are flesh eating animals and are big, they are extremely dangerous for the human beings. ठीक है. तो आप उनके पास जाकर उनको मौका अगर आप देंगे हक करने का, तो समझ लीजिए आप प्रॉब्लम में हैं. तो अगर आपको डाउट है, कहता है विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस, तो फिर से आपको कस के हक कर लेगा. तो हक करने का मौका नहीं देना भाई. अगर आपने हक करने का मौका दिया तो आप गए, भालू खा जाएगा, विल टीयर यू इनटू पीसेस. ठीक है.
फिर क्या कहता है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, नो वाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो अगर आप नोवाइस हैं, नौसिखिए हैं, न्यू हैं, you have never been to a jungle or a forest, never have studied anything about them, so you might not be identify whether the animal is a hyena or a crocodile. Crocodile और भी दो तरीके के होते हैं ना, एलिगेटर्स में आप शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए, ठीक है। और हाइनास जो हैं वो दांत निकालते हुए आते हैं और हमेशा चिल्लाते रहते हैं, दे आर ऑलवेज मूव इन ग्रुप्स, इन पैक्स, है ना, वो पैक्स में हमेशा रखते हैं, छीनने में माहिर होते हैं, दे आर स्नैचर्स, दे स्नैच अवे द हंट फ्रॉम द लायंस, टाइगर्स एक्सेट्रा। जब पैक में होते हैं तो और शेर या चीता अकेला होता है तो भाग जाता है छोड़कर, और अगर रोते हैं तो वो क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल टीयर्स इडियम फेमस है ना, क्योंकि घड़ियाली आंसू बहाता रहता है दिखाने के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, और तुम परेशानी पूछने जाओगे, आओ बेटा तुम मेरा भोजन हो, तो तुमको खा जाएगा, ठीक है। You are my food, I'm enjoying you, so he will show you the real warmth of emotions and you are gone, ठीक है। And then the last one is chameleon. कैमलियन लोग पढ़ते हैं, कैमलियन नहीं, प्रोनाउंसिएशन इज कैमेलियन, कैमेलियन, ओके। गिरगिट जो रंग बदलता है, लिजर्ड की तरीके से देखने में होता है, कंपैरिजन किया गया है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, मेटाफर है यहाँ पर, ठीक है, उसको कंपेयर किया है। और उसके कान नहीं होते हैं, उड़ने वाले लिजर्ड्स भी होते हैं, सॉरी कैमेलियंस होते हैं अमेजोन फॉरेस्ट में, अगर आपने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स देखे हैं, सो यू would have definitely seen the flying chameleons, flying lizards, flying squirrels, flying snakes. There are different categories. Yes, amazing is nature. All the varieties are not found in India, but in Amazon forest तो treasure trove है, बिल्कुल खजाना है वाइल्ड लाइफ का, इसीलिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड के लिए। और अगर कुछ नहीं है पेड़ पर तो तुमको कमेलियन तो देखने को मिल ही जाएगा, कैरोलिन वेल्स कहती हैं। तो मतलब द एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर अपीयरेंस। उनकी अपीयरेंस से आप उनको पहचान सकते हैं, अलग अलग तरीके के दिखते हैं वो सब, और दे आर ब्यूटीफुल क्रीचर्स हु वांट टू लिव इन द फॉरेस्ट ओनली। सो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर, अगर आप पहली बार जू जा रहे हैं, पहली बार फॉरेस्ट जा रहे हैं, तो उनकी पोम पढ़ के जाइए, How to tell wild animals, you would be able to identify the animals properly. आप animals को अच्छे से identify कर पाएंगे। So the basic theme was just to give you an information about how the different animals can be distinguished and how you can identify them. Understood? So it will be followed with a few questions. Now the next one on the list is the ball poem. Okay. Now the ball poem refers to a poem where the poet is highlighting about the fact that sometimes children, बच्चे जो हैं, जब वो कुछ काम को कर रहे होते हैं, और क्योंकि वो बच्चे हैं, जॉन बेरिमन की पोएम है, क्योंकि वो बच्चे हैं और उन्होंने लॉस को कभी नहीं देखा होता है, या उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती, माँ ने कहा तुमको कोई बैग दिया, वो कहा ये संभाल के रखना, एंड इफ़ यू लूज इट सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू बी स्कोल्डेड वेरी बैडली, है ना, डांट पड़ेगी, बहुत कस के हड़काए जाओगे, अच्छा कहाँ था, एक काम भी नहीं कर पाते हैं, तो such a thing is going to happen. So in that scenario क्या होता है कि there is a sense of sorrowfulness. So the same sorrowfulness is here in the boy who was playing the ball and has lost it. ठीक है, अब वो क्या करेगा? ठीक है, आपको बैग पहुंचाना था पापा के पास या किसी शॉपकीपर को या कहीं पर देकर आना था, और you have been assigned the task of taking care of the small one in the kit. The parents are out, and in your presence the small kid who was there along with you got hurt, got injured badly somehow due to accident by falling from the chair, falling from the sofa or somewhere,
slipped over, you were playing, you hurt him, so what's going to happen? You are going to be scolded, and जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपको क्या लगेगा? तब तक आप डरते रहोगे. You will be extremely fearful. अरे मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, डांटेंगे मुझे, तो उसको छुपाने के लिए हो सकता है कुछ और गलत काम करो. तो the poet is trying to tell that in order to recover from the loss, don't try to commit anything wrong. ठीक है, तो वो पूछती हैं कि जो बॉल थी वो merely bouncing down the street and then merely over, तो personification है, बॉल हंसती कूदती जा रही थी, बाय मैं जा रही हूँ, ठीक है, पानी में चली गई. और oh, there are other balls, and ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the hammer where his ball went. तो वो डर रहा है, कांप रहा है कि उसकी बॉल खो गई है. क्यों? क्योंकि हो सकता है, it might be possible that बड़े efforts के साथ पेरेंट्स ने दिलवाई हुई है. So another point which the poet is highlighting is that when the parents are doing so much for you, when the parents are making every possible effort to fulfill your needs, या आपकी फरमाइशें पूरी करने में कोशिश रखते हैं, तो उन चीज़ों की जो आपको दी जाती हैं, जो फरमाइशें होती हैं, उनका ख्याल भी रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज अदरवाइज इफ़ यू लूज, इफ़ यू डिस्ट्रॉय, इफ़ यू डिस्ट्रक्ट दीज थिंग्स ऑफन एंड अगेन, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? दे विल फील डिसअपॉइंटेड एंड मनी विल ऑल्सो बी वेस्टेड. उनके एफर्ट्स, जितनी मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं आपके लिए, तो ये बच्चा मे बी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज़. तो आप भी वैसे अच्छे बच्चे रहिए. और उसको दुख होता है कि बॉल खो गई, वो डर रहा है कि घर जाएंगे तो अब डांट पड़ेगी, मॉम विल स्कोल्ड. तो पोएट कहता है मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उससे कहूंगा नहीं, अ टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. उसको यही चाहिए. सो फॉर सम टाइम्स समथिंग गिवन बाय अस, सपोज हो सकता है वो गिफ्ट हो उसके पेरेंट ने दी हो बर्थडे पर. तो समटाइम्स समथिंग प्रेशियस फॉर अस given by a friend, gifted by a grandmother or father, mother, sister, any other friend, it becomes something very, very important in our life, because that is associated with some memories, some occasion. तो वो हमारे लिए बहुत important हो जाती है. तो दूसरी बॉल उसकी, जब किसी ने हमको चॉकलेट दी, या किसी ने हमको रिंग दी, या किसी ने हमको कोई छोटा सा बुके दिया, तो वो प्राइसलेस है. Because it is associated with a memory, because it is associated with an occasion. So just by purchasing another bouquet from the market or another ring or chocolate will not be sufficient, because that value is present only in that thing which is lost. वो उसी में present है, क्योंकि वो moment, occasion, person से जुड़ी हुई है. तो इसलिए वो डर रहा है, दुखी है, very sad. तो अब वो और साथ में इसके साथ एक छोटा बच्चा पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है लाइफ में, कि किसी चीज को खोने के क्या मायने होते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लूजिंग समथिंग, एंड हाउ वन शुड रिकवर फ्रॉम दैट लॉस, एंड हाउ द टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स फर्दर एंड टेक ए लेसन फ्रॉम द सिचुएशन, दैट वन इज नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग अगेन. ठीक है, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में जहां सब कुछ मिल रही है, बॉल की कोई कीमत नहीं है, बॉल हर जगह मिल रही है, वहां पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, पीपल विल टेक बॉल्स, रिपीट हुआ है, इलिट्रेशन है, और खोती रहेंगी, मिलती रहेंगी, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. बॉल बैक में अगेन देयर इज इलिट्रेशन है कि कोई पुरानी बॉल नहीं खरीदता. ऑब्वियसली बुके पुराना कौन लेगा, किसको दोगे, वो समझ जाएगा कि आप ये पुराना यूज बुके दे रहे हैं, या यूज चॉकलेट आदि खाई हुई दे रहे हो, किसी को एक्सपायरी घर में रखी हुई है, एक्सपायरी चॉकलेट किसी को दे दी गिफ्ट में, तो ऐसे गिफ्ट को देने से अच्छा है ना दो. तो मनी एक्सटर्नल है, लेकिन वो अपनी डेस्परेट आइज, अगेन ट्रांसफर्ड एपिथेट, आइज डेस्परेट नहीं है, उसके इमोशंस डेस्परेट हैं, उसको बॉल चाहिए, तो आइज में उसकी वो डेस्परेशन दिख रही है. तो जब मीनिंग ट्रांसफर किया जाता है एक वर्ड पर दूसरे वर्ड पे, जैसे स्टॉर्मी सी, तो सी स्टॉर्मी नहीं है, स्टॉर्म है सी में, इसलिए सी स्टॉर्मी दिखती है. सो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अब वो सीखा है कि किसी चीज को खोने का, somebody has lost a parent, somebody has lost a brother, sister, house,
कार, बाइक, सो वो उस मोमेंट, उस पर्सन, उस थिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उससे चीज़ें जुड़ी होती हैं. सो इट इज़ नॉट कोई फिजिकल मटेरियल थिंग है, चॉकलेट है, बाइक है, कार है, दोबारा आ जाएगी. दुख होगा ऑब्वियसली इन द वेरी बिगिनिंग, बट वन वुड लर्न. सपोज ओवर स्पीडिंग से बाइक जो है लड़ गई, टूट गई, बेकार हो गई, हम बच गए, तो हमने द वन हु इज डूइंग दैट विल लर्न दैट नेक्स्ट टाइम ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना है. कि घर में क्रिकेट खेलते समय शीशे तोड़ दिए, डांट पड़ी, कस के बंद कर दिया गया, 1 महीने के लिए खेलना सीख गए. दैट नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी केयरफुल दैट the mirrors and glasses are not broken by me when I play cricket. So this is the lesson which the poem and the poet is giving with the help of that child who is disappointed that he is learning the epistemology of loss. ठीक है, वो लॉस की जो फिलॉसफी होती है उसको अब समझ रहा है. Knowing that every man must में फिर एल्ट्रेशन है, MM लेटर्स से रिपीट हैं दोनों वर्ड्स, मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. तो लॉस से रिकवर करना है कैसे, वो भी अब ये समझ पाया है. ही हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकवर फ्रॉम द लॉस. तो जब कोई किसी लॉस को फेस करता है या किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करता है, तभी वो प्रॉब्लम से लड़ने का जज्बा डेवलप कर पाता है, इज एबल टू गेट दैट फीलिंग, सेंस of responsibility. So this is the basic theme of the poem, where the poet is telling that only a person who lands in a situation is able to face the situation and is able to learn that such kind of mistakes are not or should not be done in future. ठीक है. So this was the basic theme or the main theme of the poem. Now following up with few questions and then moving on to the next poem. So मेरी एडवाइस आपको बार बार यही है कि जब आप पोइट्री पढ़िएगा, जब ये आप एपिसोड देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखिएगा, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा पोम को समझने का. Next poem, Amanda. Now Amanda is a beautiful poem and by Robin Klein, and it is a reference to the girls especially and all the children at home. सभी बच्चे घर में किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल पोम डिस्क्राइबिंग अबाउट वेयर द पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टिंग द चिल्ड्रन एट होम. जो मेन थीम है उसकी यही है कि बच्चे घर में कुछ चीज़ें करते हैं एंड व्हेन दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन बाय द पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली, दे वांट देम टू लीव सर्टेन बैड हैबिट्स ऑफ theirs. They want them to be good children, make a good personality, and so they want the children to be corrected, and so they point them out again and again. उनको टोकते हैं. तो the opening starts with don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight. ठीक है, तो उसकी माँ उसको बराबर टोक रही हैं कि नाखून मत खाओ, कंधे मत उचकाओ, ठीक है, झुककर मत बैठो, सीधे सीधे बैठो. वो क्यों? क्योंकि ये सब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं. अब नाखून खाने लगे, गंदे, नेल्स डर्टी होते हैं, सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड पर्सन. ऑल्दो जब पीपल मैचेस देखते हैं तो नाखून खाते हैं, क्रिकेटर्स खाते थे. Amanda, stop biting your nails this instant. Sorry, Mom. And sit up straight. Don't hunch your shoulders. But that's a different thing. Usually biting the nails always with your mouth is not a good habit. और झुककर बैठे रहना हमेशा. So nowadays in the present scenario, because of the use of the modern gadgets, phones, laptop, etc., people are suffering from spinal cord problems. So आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी अच्छी एडवाइस है. ठीक है, और वो कहीं पर खोई हुई है. There is a languid emerald sea where the soul inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. The child is dreaming about something. That child is in a different world. ठीक है, वो सुन नहीं रही है, माँ कह रही है, उसका ध्यान कहीं और है, तो फिर डांट पड़ेगी. If you are not listening to your parent what they are saying, so obviously you are going to be scolded.
फिर वो पूछती हैं कि माँ तुमने होमवर्क कर लिया, तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया कि नहीं कर लिया, अपने शूज़ क्लीन कर लिए, एंड अमेंडा इज नॉट लिसनिंग। उसको लगता है मैं ऑर्फन हूँ। Why? Because mother is always scolding, mother is always correcting her. So my dear children, it is an advice by this poem to you that when the parents are correcting you, pointing out your follies at home, वो आपके दुश्मन नहीं हैं, and you need not feel that वो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके against रहते हैं। They are doing so because they want you to be the best. They want you to learn good qualities, and when you grow up, you are appreciated. आपकी लोग तारीफ करें जहाँ भी आप जाएं कि व्हाट अ पर्सन आई मेट, हाउ कल्चर्ड, हाउ नाइस बिहेवियर, वरना लोग बुराई करेंगे क्या, अरे देखो कितने गंदे से रहती है, गंदे से रहता है, उसको नाखून खाता रहता है, तमीज नहीं है। This is what the poet wants to tell the dear students, lovely students who are reading, that they need to be careful of that fact. तो वो सोचती है मैं ऑर्फन हूँ, मेरा कोई नहीं है, ठीक है, bare feet, silence is golden, freedom is sweet, तो उसको लगता है कि भाग जाऊं, तो don't never think of that, मैं अकेले रहूं, पेरेंट्स के बिना you won't be able to survive, world is a very very dangerous place, don't even keep an iota of thought, इसकी तरफ ध्यान भी मत ले जाइएगा, ठीक है, you are a child and what's going to happen next you can't even dream of, the world is such a dangerous place my dear children। फिर उसकी माँ कहती है चॉकलेट मत खाओ, अपनी एक्ने को ध्यान रखो, पिंपल्स जो निकल रहे हैं, ठीक है, मैं तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो मेरी बात कि नहीं सुन रही हो, सुनती नहीं हो कुछ भी, पता नहीं कहाँ खोई रही रहती हो। डांट पड़ेगी, डांट ऑब्वियसली डांट पड़नी ही है। वाई डांट पड़नी है? क्योंकि वो सुन नहीं रही है। शी इज लॉस्ट इन अ ओल्ड वर्ल्ड, शी इज ड्रीमिंग एट वन एज, आई एम Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। तो अपने आप को एक फेमस कैरेक्टर Rapunzel से कंपेयर करती है कि मैं Rapunzel हूँ, और जब वो अपने आप को Rapunzel से कंपेयर करने लगती है तो वो अपने आप को परी समझने लगती है। तो जब परी समझने लगेगी, फेरी टेल का कैरेक्टर है ना Rapunzel, तो जब जिसके लॉन्ग गोल्डन हेयर थे तो वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। ऑब्वियसली खूबसूरत बच्चों को अपने आप को अच्छा समझना चाहिए। यू शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट यू शुड लिसन टू द पेरेंट्स आल्सो ना, व्हाट दे आर सेइंग। यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू योर पेरेंट्स, you are going to be scolded. The same thing is happening with the care about yourself and listen to the parents. They are also caring about yourself, they are also advising you so that you become a good person. You are notified, you are noticed for your good personality, beautiful personality. Be properly dressed up, keep your hair tidy, keep your nail tidy, लंबे गंदे नाखून, डस्ट भरी हुई है इसके अंदर, बाल बिखरे हुए हैं, wearing shabby clothes. So how will a person look you as a good person? कभी नहीं, वो हमेशा सोचेगा ये कैसा गंदा संदा पर्सन है, what kind of a personality this boy or girl has got. So you need to pay attention to the advice of the parents. Stop that sucking at once। फिर कह दिया गया तो डांट रोने लगी, है ना, ठीक है, और अकेले में रहने का ड्रीम करने लगी, काश मैं अकेली होती और मैं मेरे लंबे लंबे Rapunzel, वो फेरी टेल कैरेक्टर कहीं पे देख लिया किसी में, होता है ना, that the children live in a dreamy world, they watch things in movies, in reels nowadays, है ना, reels बहुत चलती हैं, most of the students are watching using gadgets, phones, etc. So they start comparing, which is not a good thing to do. Don't compare yourself with others, develop your own personality. Imbibing good qualities is always good, not bad ones, ठीक है। तो इसके लिए वो कहती हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, this is not good। और you are always so moody Amanda, anyone would think I nagged at you Amanda। तुम हमेशा जब देखो तब बांसु बजाने लगती हो, कोई भी कहेगा तो यही सोचेगा इसके पेरेंट कितना अत्याचार करते हैं इसके ऊपर। No, the parents are not doing any अत्याचार, the parents are telling you the correct thing। Maybe 1 or 2%, 5% parents in the world might be treating their children, not be treating their children properly, but most of the parents ensure and they point out things so that we become good people at the end। हम अच्छे व्यक्ति बने, क्योंकि अगर हम
को टोके नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उन लोगों की एडवाइस ध्यान ही नहीं देंगे, और जब एडवाइस ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हम बिगड़ जाएंगे। होना ही यही है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लर्न थिंग्स प्रॉपरली। सो इसलिए द पोएट एडवाइजेस दैट वी शुड बी केयरफुल टू द thoughts of the parents, we should listen to them, and we should care for them, because they will always help us in becoming good persons, good human beings. So that was the main theme, that children need to be careful about the advices of the parents. They should listen to them. They should not always live in a dreamy world, because that is not going to help them in any way. वो उनको किसी भी मायने में किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करने वाला है। अगर वो अपनी ही दुनिया में रहेंगे तो अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में किसी दिन डाल सकते हैं। So hope you understood this beautiful, lovely poems, Amanda. So Amanda can be just any one of you. So don't think that the parents are against you. The parents are advising you for your own good. आपके अच्छे के लिए एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है? Following up with a few questions as usual, and the next poem on the anvil is The Trees. Now the poet is shifting to us a poem by Adrian Rich which describes about the trees. ठीक है, trees का क्या रोल है हमारे यहाँ? trees का हमारे लिए बहुत important रोल है. The role of trees is to make the environment clean, give us oxygen, which is extremely important for our survival. But the human beings, what they are doing, they are cutting the forest. I have already told you earlier in this episode as well that human beings, out of the greed, in fire and ice, that out of greed the forests are being cut, whether the villagers are displaced, whether the environment is destructed, deteriorated, no one cares about. The corporate houses, the money who is providing, they want to earn more money, so causing destruction to the environment. तो इस पोएट में यही कहा जा रहा है कि जो पेड़ हैं अंदर वो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं. ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया. देयर इज पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज गिवन द क्वालिटी ऑफ अ लिविंग थिंग. तो ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है. और फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि वो क्या करते हैं, ट्रीज फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. फॉरेस्ट जो खाली थी, फॉरेस्ट खाली कैसे थी? फॉरेस्ट कंप्राइजेस ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज एंड द फॉरेस्ट आर बीइंग रेगुलरली कट. हियर एंड देयर इन सिटीज अ फ्यू ट्रीज आर लेफ्ट. सो दे आर आल्सो फेसिंग द बर्डन ऑफ द पोल्यूशन, द इनह्यूमन ट्रीटमेंट और पुअर ट्रीटमेंट मेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स. कोई उसमें कपड़े टांग ले रहा है तो कोई कील ठोक दे रहा है. ठीक है, पोल्यूशन से उनकी भी सांस लेना उनको डिफिकल्ट हो गया है. सो दे आर ट्राइंग टू रन अवे टू द फॉरेस्ट. और कोई बर्ड्स नहीं आती, कोई इंसेक्ट नहीं आता है. नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो. ठीक है, और सन भी नहीं उसके ऊपर ध्यान देता है, वो भी उसकी भी छां नहीं पड़ती है. तो फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. द पोएट कहता है ये पेड़, मतलब ये पोएट की डिजायर है, एड्रियन रिच की उनकी डिजायर है कि there should be many forests around us which can help us in making the environment better. So she is visualizing or kind of dreaming that the trees are moving, the trees are going towards the forest. और कहती हैं कि पूरी रात रूट्स काम करती हैं अपने आप को ज़मीन से निकालने के लिए. वेरांडा फ्लोर में, मेरे अपने घर की बात कर रही हैं कि मेरे घर में जो पेड़ है वो ट्रीज जो है वर्क कर रहे हैं, अपनी जड़ों को निकाल रहे हैं. बुलडोजर जो आजकल चल रहा है, हर जगह पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं, रोड वाइडनिंग होनी है. कितने 100 1 हज़ार साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं, दे आर सिंपली अप्रूटेड. निकाल दिया जाता है उनको विदाउट केयर दैट हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, जस्ट बिकॉज द रोड हैज टू बी वाइडेंड. इवन इन माई सिटी नो रोड्स वर वाइडेंड बट मेनी ट्रीज, बिग ओल्ड वेरी ओल्ड ट्रीज वर कट simply because of the greed. Because by cutting the trees they will sell the wood and earn some good amount of money. So just simply for that purpose they have cut the trees. तो ये
क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं निकलने की यहाँ से, बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ द सिटी लाइफ, द पोल्यूशन, they are burdened with the process of cleaning the atmosphere, and they are also not able to bear the sound levels, the mistreatment given by the human beings, as I told you. काट देते हैं, कोई जहाँ मर्जी है, कोई ब्रांच को काट दिया, जहाँ मर्जी है कील ठोक दी, तो वो बहुत परेशान है। एंड लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउस शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो कंपैरिजन है, लाइक कंपेयर किया गया कि जिस तरीके से जो पेशेंट्स होते हैं, वो जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो उसका कुछ दिन एडमिट होने के बाद उसका मन करता है जल्दी से यहाँ से निकलो, बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ द हॉस्पिटल इटसेल्फ गिव्स देम अ थॉट ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी और फियर। ये थॉट देने लगता है, घबराहट होने लगती है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से। The same condition is of the trees. They are also very fearful. They are also very obsessed living in this environment of cities. They want to live with their fellow mates in the forest, जहाँ पर सबके साथ अच्छा वातावरण मिलेगा। They would be able to share things. Some bird will come and sit on them. Some insect will be there, and these also provide them food in certain way or the other. उससे खाद बन जाती है, animals आते हैं, ठीक है। बल्कि शहर में क्या है, केवल धूल मिट्टी धुआं शोर शराबा, लोगों का मिसबिहेवियर वो बेयर करते हैं। तो वो पोएट ने इनको किससे कंपेयर किया है, डिस्चार्ज पेशेंट से। जिस तरीके से एक पेशेंट जल्दी से चाहता है वो अब तो हॉस्पिटल से छुटकारा मिले, इट इज सच ए बैड प्लेस, उसी तरीके से, और वो हाफ डेज्ड होता है, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं होता। तो ट्रीज आर ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन। तो पोएट कहती है कि मैं देख रही हूँ, मैं लेटर्स, लॉन्ग लेटर्स में एलिट्रेशन है, बिकॉज लेटर एल से दोनों वर्ड शुरू हुए हैं, और मैं इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। मैं उसमें कुछ नहीं मेंशन कर रही हूँ, मैं अपनी बात लिख रही हूँ। नाइट फ्रेश है, चंद्रमा चमक रहा है, स्काई भी खिली हुई है, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू रूम्स। इनकी खुशबू जैसे आवाज कानों में पड़ती है। अगेन देयर इज कंपैरिजन, सिमिली है, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस वेयर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। तो जिस तरीके से आवाज कानों में पड़ती है, उसी तरीके से खुशबू भी आ रही है, ठीक है, पत्तियों की, फूलों की खुशबू आ रही है मुझे। तो कंपैरिजन किया गया है। मेरे दिमाग में, फिर लास्ट पैराग्राफ में कहती है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। My head is full of whispers which tomorrow will be silent। कि ये पेड़ों का कोई क्यों ध्यान नहीं रखता, क्या थॉट्स चल रहे हैं। The thoughts which are going on in the mind is that why no one pays attention for the plants। I would suggest one thing, my dear learners, children, that अगर हम सिर्फ एक पेड़ लगाएं, पौधा लगाएं और उसको जिंदगी भर प्रोटेक्ट करें, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम वो भी नहीं करते। It's something very disappointing to say। तो कहती है लिसन, ग्लास ब्रेक हो रहा है, ट्रीज जो है निकल रहे हैं बाहर रात में, विंड्स रश देम टू मीट देम। अब विंड को भी पर्सोनिफाई कर दिया गया, हवा उनसे मिलने आती है। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ठीक है, अगेन सिमिली इज यूज कि जैसे शीशा टुकड़ा टूट जाता है और उससे रोशनी स्कैटर होती है, वैसे ही चंद्रमा की रोशनी हर जगह फैली हुई है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल कंपैरिजन इज मेड हियर, सिमिली इज देयर एंड इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो ओक ट्री जो कि मूव कर रहा है बाहर, उसके ऊपर, उसकी सारी ब्रांचेस के ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, फ्लैश हो रही है। तो जिस तरीके से द वे मिरर, ब्रोकन मिरर कई टुकड़ों में पड़ा हुआ हो या रखा हुआ हो, और उसके ऊपर आप लाइट फ्लैश करिए तो लाइट विल स्कैटर इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। सो इन द सेम वे मींस इन ऑल डायरेक्शंस और डिफरेंट डायरेक्शंस। सो ऑल डायरेक्शंस पे फोकस कर लीजिए। सो द मून लाइट इज स्प्रेड इन ऑल द directions and it is also falling on the oak tree। So the main thing the poet wants to say here is that the trees are extremely important for us, and leaving a few trees in the vicinity will not be sufficient for the survival of the people and the cities। More number of trees, forests are needed to clean the environment। Delhi suffers from so much of pollution because trees कम हैं, population ज़्यादा है, number of vehicles बहुत ज़्यादा हैं,
and the modern gadgets, ACs, refrigerators, everything aerosols को produce कर रही हैं. So because of that, pollution levels are at a great height, and so a few number of trees are not able to clean the environment. So trees also उनको ह्यूमनाइज कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है कि वो भी इसका बर्डन अब बेयर नहीं कर पा रहे हैं. वो भी they are also fed up of the city life and want to go to the forest. Means to say that we need more number of trees, we need to create forests. ठीक है. So it was a beautiful poem, and the poet has made some beautiful comparisons here and told about that trees are extremely important for us and we need to protect the trees. हमको trees को protect करना चाहिए. Basic theme है. Otherwise trees चले जाएंगे, जैसे वो जा रहे हैं forest की तरफ, means to say that if all the trees will be cut, will disappear, then we will not be able to survive in this world. ठीक है, तो हम survive नहीं कर पाएंगे. So this which is not a good thing for us. ठीक है. So hope you enjoyed this poem again, and following up with a few questions, the important ones. Now moving on to the next poem in this quick fire episode of poetry. Next poem is Fog by Carl Sandburg. Fog चल रहा है आजकल. So winter season, nowadays fog is everywhere, है ना. It's a very beautiful winter is going on. Foggy atmosphere, the smell of the fog is very beautiful. Although traveling becomes a little bit difficult, but still fog is loved by everyone. So in this poem by Carl Sandburg, fog has been personified. उसको personify किया गया है, उसको human attribute दिया गया है, human quality दी गई है. तो यहाँ पर personification है. कहती हैं कि fog अपनी little cat feet पर आता है, यानी कि कभी आपने बिल्ली को, जैसे जो कैट की कैटेगरी में है, टाइगर क्या है, टाइगर भी तो कैट ही है, तरीके की बिग कैट का ही कहा जाता है. तो कैट को कभी आपने चलते देखा है? Have you seen ever a cat walking? The cat walks very very quietly. दबे पांव से चलती है कि आपको उसके कदमों की आहट नहीं, आपके पास आ जाएगी and you would not know that a cat है. तो फॉग भी चुपके से आता है. जब आप सोकर उठते हैं तो there is foggy atmosphere. आप शाम को कमरे से बाहर निकलते हैं, after sunset there is fog. So fog doesn't come with an alarm. Fog always comes quietly, calmly, peacefully. So beauty of the fog is highlighted by the poet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो वो बैठा रहता है. ठीक है, तो जिस तरीके से कैट आती है, चुपचाप बैठी रहती है, ऑब्जर्व करती है. तो कैट और फॉग के बीच में कंपैरिजन किया है पोएट ने. ठीक है, और लिटिल कैट फीट मेटाफर है यहाँ पर. तो मेटाफर कंपैरिजन कर दिया गया है कि जिस तरीके से एक बिल्ली दबे पांव आती है, चुपके धीरे से आना बगियन में, चुपके आती है, उसी तरीके से in the same way the fog also comes very quietly, spreads over different places, whether it's a harbor, whether it's a city, on silent haunches and then moves on. और वो आकर इधर उधर स्प्रेड हो जाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है. ठीक है, तो the poet wants to tell is that the main thought is that there are certain things in life which happen suddenly. ठीक है, कुछ चीजें अचानक से होती हैं लाइफ में और फिर वो गायब हो जाती हैं. तो sometimes they leave a long impression and sometimes they have no effect at all. ठीक है, दोनों तरीके की होती है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मेन थीम इसकी फॉग की क्या है? मेन थीम ये है कि इम्परमानेंस है बहुत सारी चीज़ों का. कुछ चीज़ें ट्रांजिटरी नहीं होती हैं, ट्रांजिटरी होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें टेम्परेरी होती हैं लाइफ में, और सिंप्लिसिटी
भी कुछ चीज़ों की अच्छी लगती है. So the fog brings simplicity, the fog shows temporary attribute, but it looks beautiful. It changes the perspective, it changes the mood for some time, and then that thing is gone. So दोनों ही एस्पेक्ट डिस्क्राइब किए गए हैं कि कुछ चीज़ें टेम्परेरी होती हैं जो इंप्रेशन डालती हैं और कुछ चीज़ें इंप्रेशन नहीं भी डालती हैं. सो इट डिपेंड्स और इट वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन. एक पर्सन से दूसरी पर्सन पर वेरी करता है हाउ यू आर अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर थिंग. आप किसी चीज़ से कैसे अफेक्ट होते हैं. ठीक है. So hope you understood this beautiful poem. A very short one, the shortest or the longest I would say. ठीक है, लेकिन बहुत ही प्यारी सी poem थी. And following up with the questions as usual. Now 2 more to go in this complete episode of poetry. The next one is The Tale of Custard the Dragon. ये बहुत ही मज़ेदार पोम है. It's a very very beautiful poem. ठीक है, ये बहुत ही अच्छी पोम है. It's a ballad. Ballad क्या होती है? A story in the form of a poem. ठीक है, कोई कहानी जिसको पोम के फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या होती है? बैलेड होती है. ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी ये पोम है, बहुत ही मज़ेदार. टेल है, टेल का मतलब ये स्टोरी है ऑजन नैश की, बच्चों के लिए स्पेशली लिखी गई है. बहुत ही ज़बरदस्त बैलेड है ये. तो इसमें राइम स्कीम है हाउस माउस वैगन ड्रैगन अ बी बी. तो जो लास्ट वर्ड किसी भी लाइन का होता है, अभी तक जितनी भी पोम्स आपने पढ़ी, अगर उसमें फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड एंड द लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड एक जैसा है प्रोनाउंसिएशन में, जैसे इसमें है हाउस माउस, हाउस से एंड हो रहा है. थर्ड लाइन में वैगन ड्रैगन, so it is ending with the same pronunciation. तो जब when they are ending with the same pronunciation, so that is the rhyming scheme. उसको small letter assign करते हैं. so पहले दोनों का अ हो जाएगा, दूसरे का बी बी हो जाएगा. इसी तरीके से हर बार वो चेंज होता जाता है या सेम भी रहता है. अगर सेम pronunciation नेक्स्ट लाइन्स में भी आ रहा है तो लेटर विल बी सेम. if different pronunciation is there the letter will be different. तो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. बेलिंडा रहती थी एक छोटे से घर में. वहां पर एक ब्लैक किटन, बिल्ली का छोटा बच्चा, एक छोटा माउस ग्रे कलर का, एक येलो डॉग समथिंग यू वुड नॉट हैव सीन रियली, लिटिल रेड वैगन एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. ठीक है, ये 4 जानवर रहते थे. रिलियो ट्रिलियो जैसे क्यूट सा, अच्छा सा, प्यारा सा, छोटा सा, ये कहते नहीं है छोटे बच्चों के लिए, फॉर वेरी क्यूट चिल्ड्रन, उनके लिए वर्ड्स यूज करते हैं. वैसे ही द पोएट हैज यूज ब्रिंगिंग द क्यूटनेस इन द लाइन से रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन रहता था. ठीक है, और नेम्स थे. जो किटन था उसका नाम था इंक, माउस था, माउस वाज कॉल्ड ब्लिंक, डॉग वॉज मस्टर्ड एंड ड्रैगन वॉज कस्टर्ड. ठीक है, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि येलो डॉग था वो बहुत शार्प था, तेज था. डॉग्स तो शार्प होते ही हैं, दे आर नोन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक, दे आर इंटेलिजेंट. ड्रैगन था वो डरपोक था, इसलिए उसको कस्टर्ड कहते थे. ड्रैगन देखा ही होगा सबने. ड्रैगन्स तो ड्रैगन के शार्प टीथ थे, स्पाइक्स थे उसकी बॉडी के ऊपर, स्केल्स थी, लाइंस थी. माउथ लाइक ए फायर प्लेस, कंपेरिजन किया गया है जैसे एक आग जलाने की जगह होती है, वैसे ही उसके मुंह से आग निकलती रहती थी, तो उसको फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है. सो देयर इज सिमिली हियर. चिमनी, नाक से धुआं निकलता रहता था और प्यारे से छोटे से उसके टोज थे. बेलिंडा जो है वो ब्रेव थी. बेलिंडा वॉज अ वेरी ब्रेव गर्ल, एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे भालू एक साथ हो, वैसे ही वो भी, उनमें जितनी शक्ति होती है टू फाइट एनी एनिमल, सिमिलरली शी वाज. इंक ब्लिंक लायंस को चेस कर सकते थे. मस्टर्ड ब्रेव टाइगर की तरीके था. अगेन कंपैरिजन इज देयर, टाइगर से कंपेयर किया गया है. सो देयर इज फिगर ऑफ स्पीच सिमिली. कस्टर्ड जो है रोता था कि उसको सेफ केज मिल जाए, छुप जाए, उसे डर लगता था हर चीज से. तो बेलिंडा क्या करती थी, उसको टिकल करती थी, सहलाती थी, कभी कभी छेड़ देती थी
और सब लोग इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसको चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसको परसीवल कहते थे, सब हंसते थे उसके ऊपर। दे ऑल सैट एंड मेड फन ऑफ हिम। ठीक है कि ये तो डरपोक है, ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। सो ठीक है, दे सो समटाइम्स देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स और क्लासमेट्स ऑफ अस whom everybody makes fun of, we should not be done, जो नहीं करना चाहिए। The poet wants to give this message from the poem that some children are not very confident, they are kind of introverts, but they should not be made fun of. उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। बेलिंडा हंसती थी, गिगिल टिल शी शुक द हाउस, जोर से हंसती थी। गिगिल का वैसे तो मतलब ही वाली हंसी होती है, लेकिन वो ज्यादा ही जोर से हंसती थी कि पूरा घर हिल जाता था। सो हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है, हाइपरबोली है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया कि इतनी जोर से हंसती थी कि घर हिल जाता था। ठीक है, और ब्लिंक सेड बेक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for nice cage. तो इंक और मस्टर्ड उसकी एज पूछते थे, कस्टर्ड बार बार यही कहता था मुझे अंदर रहना है, डरता रहता था। एक दिन क्या हुआ, वन डे सडनली दे हर्ड सम साउंड। मस्टर्ड गुर्राया because he was a dog, he started growling, mouse cried ink, बिल्ली चिल्लाई, म्याऊ किया, and cried Belinda, there was a pirate climbing in the window. तो विंडो से एक पायर, ये वर्ड बनाया गया है राइम करने के लिए बेलिंडा से। ठीक है, तो वो एक थीफ या पायरेट, पायरेट मीन्स व्हाट, थीफ, रॉबर। तो वो विंडो से घुस आया, पिस्टल थी उसके हाथ में, लेफ्ट हैंड और पिस्टल इन राइट, दोनों हाथों में पिस्टल थी, ठीक है, बिल्कुल रजनीकांत स्टाइल, फायरिंग विद द बोथ स्टैंड्स, और जस्ट लाइक द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, है ना। सो ब्यूटीफुल सीन। he held, there is alliteration, ठीक है, तो जहाँ कहीं भी वर्ड्स हैं, where the words are beginning with the same letter, there is alliteration। उसके हाथ में his teeth a cutlass bright, उसके दांत जो हैं चमक रहे थे बिल्कुल, और ब्लैक बियर्ड ही was, एक लकड़ी का पैर था कि उसको देखने से कोई, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखिए आपने, हैव यू सीन द कैरेक्टर, कैप्टन का क्या नाम था, What was the name of the captain? उसमें पायरेट्स सब वैसे ही, बट द कैप्टन इज स्पेशली, उसका जो गेटअप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वो meant no help, तो उसको देखने से ही लगता था कि ये कुछ अच्छा नहीं करने वाला है। तो बेलिंडा डर गई, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। मस्टर्ड भाग गया उसको देखकर, वो भी डर गया कि ये कैसा पर्सन आ गया। वाई, ऑल्दो वो थे तो बहुत सब वो होशियार, थे तो बहुत सब वो होशियार, लेकिन दे गॉट वेरी वेरी टेरिफाइड, देखते ही बहुत एकदम से डर गए, है ना। दे गॉट वेरी वेरी टेरिफाइड कि ये क्या हो गया, हाउ टू टैकल विद दिस मैन, इसको कैसे टैकल करें, ये पायरेट, ये तो हमको सबको मार डालेगा, बिकॉज दे हैव नेवर बीन इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बट और फिर क्या हुआ, भाग गए, छुप गए जाकर, माउस अपने बिल में घुस गया। ठीक, फिर कस्टर्ड आया, स्टॉप स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। सो पायरेट वो किसकी तरीके से, जैक स्पैरो, यस दैट इज द नेम, जैक स्पैरो की तरीके से पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में। तो वो स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरीके से स्नॉट करते हुए, आवाज जोर से निकालते हुए। सो अगेन कंपैरिजन सिमिली है। अपनी टेल उसने जोर से, क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, ओनोमेटोपोया है, ठीक है, आवाज का दिखाया गया है। द क्लैटर, क्लैंग, जैंगलिंग, इनमें सब में ओनोमेटोपोया है, मीन्स द वर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। जैसे ऊपर था येल्प, उसमें था ओनोमेटोपोया, तो साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स होते हैं, ओनोमेटोपोया होता है। इवेंट एट पैरेट लाइक पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, फिर अगेन कंपैरिजन किया गया। जैसे एक रॉबिन जो है वो कीड़े की तरफ दौड़ता है, वैसे ही वो भी पायरेट की तरफ दहाड़ते हुए, चिल्लाते हुए दौड़ा। So it means to say is that the outward appearance is not the only criteria of judging a person.
Judge a person by his character, judge a person by his personality, his behavior. Just by looks or just by a person remains quiet, one should not call him bad or him or her bad. उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए. कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, but they have talent, and when an opportunity is given, then only they are able to show their talents. पायरेट गेब, वो डर जाता है, ठीक है, 2 बुलेट फायर करता है लेकिन वो हिट नहीं लगती है और कस्टर्ड उसको खा जाता है. तो अभी तक क्या था, ड्रैगन सबसे डरता था, पर यहाँ पर द ड्रैगन वॉज कस्टर्ड, जिसका इन्होंने नाम रख दिया क्योंकि वो डरपोक था, टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट ब्रेव वन. ठीक है, ब्रेवेस्ट. आउटवर्ड अपीयरेंस इज नॉट एवरीथिंग. सब लोग खुश हो गए, उसको गले लगा लिया. दे स्टार्ट द अदर एनिमल्स स्टार्टेड लिकिंग हिम, शोइंग लव. ठीक, फिर कुत्ता, डॉग जो था वो भी कम बोला. आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. तो वो अब अपनी डींगे हाँकने लगा. अरे मैं भी लड़ देता, भगा देता उसको अगर मैं जो है वहाँ, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मुझे कुछ पता नहीं लगता कि वो क्या है या किस तरीके का है. मीन्स गिविंग ए सर्कमवेंशन काइंड ऑफ ए रिप्लाई. फिर इंक बोली, ब्लिंक बोली, हम भी बहुत ब्रेव हैं. तो कस्टर्ड ने जस्ट केप्ट विद हिमसेल्फ, उसने कहा हाँ सब तुम लोग बहुत ब्रेव हो, आई नो दैट, और दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. सब लोग मुझसे ब्रेव हैं. देयर वाज अ मॉस्किटो. सब लोग मुझसे ब्रेव हैं, आई एग्री. और बेलिंडा फिर अब वहीं रहती है. और तो मीन्स टू से इज दैट समटाइम्स लेट अदर्स सी व्हाट क्वालिटीज यू हैव गॉट. दे शुड, एक कहावत है इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो कवर देखकर बुक को नहीं जज करना चाहिए, पढ़कर देखना चाहिए कि वो बुक कैसी है. सिमिलरली डोंट जज अ पर्सन जस्ट बाय लुक्स. ऑफ कोर्स लुक्स मैटर, बट व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन, when you give a task to a person, then only you come to know how talented, how good a person is. So sometimes those who look very simple, those who remain quiet are also equally good. वो भी बहुत अच्छे होते हैं. They also are very very talented, and it depends on time, on opportunity, on chance. Then only they show their real sense. Then only they show their real value. ठीक है. और फिर वही उसने रिफ्रेन किया गया, वो सब ब्रेव हैं. द रिफ्रेन इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच, टेल्स दैट द थॉट हैज बीन रिपीटेड. सो द मेन आइडिया ऑफ द पोएम वाज दैट नोबडी शुड बी जस्ट बिकॉज ओनली द पर्सन रिमेन्स क्वाइट, ओनली बिकॉज द पर्सन डजंट स्पीक, डजंट कंप्लेन. इसका मतलब ये नहीं है कि मजाक किसी का बनाना चाहिए. One should not make fun of, one should admire, one should respect everyone, because everyone has got some talent or the other. It is only the time when that talent is seen or is highlighted. ठीक है, or it comes in front of us. So nobody should be demeaned. So this was the second last, and now the final frontier, one poem. Before that, a few questions, important ones. And the final one of the day, completing this episode of One Shot Poetry, especially for you, for your board exam preparation. The last one of the today is for N.A. Gregory. For नहीं बोला जाता है, for. ठीक है, मोस्टली लोग फॉर करते हैं, बट रा इज नेवर प्रोनाउंस. इट इज फॉर N.A. Gregory बाय विलियम बटलर. ही इज अ ब्यूटीफुल पोएट. ही इज अ nationalist poet and has also won Nobel Prize in Literature in 1923. His poems circumvent around the society, the evils plaguing in the society. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं मोस्टली. सो लेट्स सी इन दिस ब्यूटीफुल पोएम फॉर N.A. Gregory, what is the poet telling about? The poet is telling about the young individuals like you people, the girls and the boys. ठीक है,
And a very strong message the poet is telling, because this is the age of getting diverted from your attention, from your main goal of life. So they want the young individuals like you to be careful of. So opening lines में कहते हैं कि किसी भी young man को, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. तो वो कहते हैं कि किसी भी यंग पर्सन को, मैन मे बी गर्ल ऑल्सो, कि आप दुनिया की चमक धमक से, दुनिया की जो दिख रहा है वो उतना ग्लोरियस नहीं है. एवरीथिंग, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कहावत को उन्होंने चरितार्थ किया है. ही हैज मेड इट ट्रू हियर दैट whatever you see in life, whatever happiness, everything is not as rosy as. आपको कोई पसंद आ रहा है, ठीक है, लाइफ में, एनी गर्ल और अ बॉय, सो डोंट fall into that trap because it is too young a age, and focus on your goal, focus on your career. ठीक है, अपने को कहते हैं love you for yourself. love you for yourself का उनका मतलब क्या है? love you for yourself का उनका मतलब है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए. This is a time to focus on yourself, to improve your qualities, to make your personality better, increase your knowledge. ठीक है, एंड नॉट फॉर येलो हेयर. अपने लुक्स, अपनी आउटवर्ड चीज़ों के, मेरे पास फ़ोन हो जाए, मेरे पास बाइक भी आ जाए, मैं बाइक से कोचिंग पढ़ने जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, मेरे पास फ़ोन होना चाहिए, मैं अपने दोस्तों को बता पाऊँ, मेरे पास अच्छे कपड़े होना चाहिए. सो ऑल दीज आर नेसेसरी, नॉट वेरी वेरी नेसेसरी. 12 फेल मूवी देखिए इसके लिए आप, कि कैसे एक बहुत ही गरीब घर में रहने वाला, आटा की चक्की चलाने वाला भी IAS ऑफिसर बन सकता है, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए. सो हमेशा हर कुछ गुड लुक्स नहीं होते हैं. द वर्ल्ड इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्लेस एंड इट कैन फॉल यू इन अ ट्रैप, बट यू आर नॉट सपोज टू फॉल इनटू दैट ट्रैप. फिर कहता है कि आई कैन गेट अ हेयर डाई सेट सच कलर हियर. सेट सच में एलिट्रेशन है, द वर्ड्स आर रिपीटेड विद द सेम लेटर, रिपीटेशन है, सो एलिट्रेशन है. मैं बाल काले कर लूँ अलग अलग ग्रीन कलर. वन डे मैन वाज पुटिंग ग्रीन कलर. ओह माय गॉड, what was the appearance of that person? Really, some people are amazing and it invites a roar. हंसी आ रही थी देखकर. ऑरेंज कलर लगा लिया, ग्रीन लगा लिया. ठीक है, तो that young man in despair may love me for myself alone, not my yellow hair. तो खाली हेयर कलर करा लेने से, बढ़िया चश्मा लगा लेंगे, बढ़िया कपड़े, सूट बूट पहनकर, कार बाइक से, कीपिंग अ गुड मोबाइल is not just what reflects your personality, and these qualities only should not let you be attracted by some boy or a girl. उनकी आउटवर्ड अपीयरेंसेस पर मत जाइए. समझ रखिए, वो आपको कोई ट्रैप में डालने के लिए तो नहीं है. आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए उनकी अपीयरेंस से कि हम इनसे दोस्ती कर लें, शी और ही बिकम्स माई फ्रेंड, एंड देन दे बिफूल यू एंड लैंड यू इन ए प्रॉब्लम. लूट ले गए, पता चला, बेवकूफ़ बना दिया. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है, जो जैसा दिखता है वैसा हर बार नहीं होता है. कहते हैं I heard an old religious man but yesternight declared that he had malnutrition है. Found a text to prove that only God my dear could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो कहते हैं एक रिलीजियस मैन कल डिक्लेयर कर रहे थे, मैंने उनको सुना, वो क्या कह रहे थे. उनके पास एक टेक्स्ट भी था, किताब थी, जिसमें वो कह रहे थे, लिखा हुआ है कि केवल that only God my dear could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो God ही तुमको तुम्हारे लिए, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए याद करते हैं, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक के लिए तुमको पसंद करते हैं. ठीक है, तो लोगों की को वैल्यू करो, उनकी क्वालिटीज़ की वैल्यू करो, उनकी दाम पैसे, कि वो बढ़िया जीन्स पहने हैं, बढ़िया गैजेट लेकर घूम रहे हैं, बढ़िया बाइक से आते हैं, तो उनकी वैल्यू होनी चाहिए. वो पर्सन कैसा है इसकी वैल्यू करो. वैल्यू अबाउट, सो गॉड ऑल्सो सेज, ही saying that he values those who are good. ठीक है, उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो अच्छे होते हैं. सो यू शुड रिस्पेक्ट दोज हु आर गुड, नॉट बाय देयर लुक्स, बाय देयर इनर क्वालिटीज. ठीक है, इसीलिए वो पूछते हैं कि
लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, क्या तुम अपने आप को अपने लिए प्यार कर सकते हो, यानी कि व्हाट ही वांट्स टू से दैट इंप्रूव योर क्वालिटीज, make yourself a better person, make yourself a good person rather than getting attracted or disturbed by the niceties or the attractiveness of life. ठीक है, तो फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, फ्रेंड्स उनके पैसे, उनके अच्छा खाना लाते हैं, बढ़िया चॉकलेट रोज खिलाते हैं, बिस्किट्स खिलाते हैं, इसलिए फ्रेंड बनाओ। फ्रेंड्स देख कर चुनो जो तुम्हारी हेल्प करें, तुम्हारे साथ खड़े हों, जो अच्छे से बात करते हों, तुमको अच्छी बातें सिखाते हों, तुम्हारी हेल्प करते हों, इन नीड दे स्टे विद यू, दोज आर गुड फ्रेंड्स, whether it is boys or girls, not the ones who give you chocolates very often and one day run away with your money or with your bag. So you need to be very careful. So very valuable. Anne Gregory यहाँ पर कौन है? Anne Gregory is any one of you who is listening to the poem. एक young man, एक young girl, कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एक लड़की और लड़के के बीच में, दोनों लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में लाइंस लिखी हुई है कि एक दूसरे को दोनों समझा रहे हैं। एक कहती है कि तुमको अपने येलो हेयर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तो दूसरा कहते हैं कि मैं येलो हेयर जो है डाई करा सकती हूँ, जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग है वो आपको बता रहे हैं। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन नॉट माई येलो हेयर। तो दूसरी समझाती है कि मेरी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। तो इनके मीडियम से यही जो आपको पहले मैंने थीम बताई, यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि लोगों की आउटवर्ड अपीयरेंसेस, उनके पास कौन से वर्ल्डली पोजीशंस हैं, कार्स, हाउस, गैजेट्स, हाउ मच मनी दे आर स्पेंडिंग, इस पर मत जाइए, बल्कि थिंक अबाउट द क्वालिटीज, हाउ अ पर्सन बिहेव्स, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे आपसे बात करता है, इन चीज़ों को देखिए, ठीक है। थिंक अबाउट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। So this was the final frontier of your syllabus, the last poem followed by a few important questions. Hope you enjoyed this quick one-shot episode. Share it with others if you can and help me also, and all the best for your board examination. Thank you very much. Bye.